ऑल राइट, तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट बेशियन थ्योरम और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले तो थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं। हम सब जानते हैं कि पीई, इससे जब हम पीई लिखते हैं तो मैथमेटिकली या स्टैटिस्टिकली प्रोबेबिलिटी की हम जब बात कर रहे होते हैं स्पेसिफिकली, तो इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। So if there is an event E, what are the chances that this particular event will happen? For example, अगर कोई कॉइन की बात कर लेते थे हम बहुत सिंपली, तो आप जानते थे कॉइन के दो फेसेस होते हैं, एक हेड है और एक टेल है। जब आप इस कॉइन को टॉस करते हैं तब या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो मैं अगर आपसे पूछता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, यानी ये इवेंट हो गया यहाँ पर हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, तो वो कितना होगा? तो आप जानते थे कि टोटल पॉसिबल आउटकम 2 हैं और उसमें से हेड आने की चांसेस, आई मीन हेड आने का तरीका सिर्फ एक ही है, तो आपका आंसर होता था 1/2। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछता टेल होगा इवेंट, अगर इवेंट आपके टेल का आना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगी? सो दैट विल आल्सो बी 1/2। इसी तरह से आपका जो डायस होता था, जो पासा होता था जिसे हम फेंकते थे, 6 साइड्स होती थी। तो मैं आपसे अगर पूछता हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ 6 फेसेस डॉट विल अपीयर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती थी? 1/6। इन सिंपल प्रोबेबिलिटीज के अलावा भी एक प्रोबेबिलिटी होती है जो कहलाती है जॉइंट प्रोबेबिलिटी, और उसको हम अक्सर इस तरह से शो करते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब ये होता है कि दोनों इवेंट ए और इवेंट बी दोनों के साथ साथ होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसे कहा जाता है पी ए इंटरसेक्शन बी, या फिर इसे कॉमन लैंग्वेज में ये भी कहते हैं कि ये हो गई हमारी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। याद रखना, पी ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है? इवेंट ए और इवेंट बी दोनों के साथ साथ होने की प्रोबेबिलिटी। दिस इज कॉल्ड ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ए एंड बी टुगेदर। इसी तरह से एक और प्रोबेबिलिटी भी होती है जिसे हम इस तरह से शो करते हैं, पी ए गिवन दैट बी। ओके, तो इसको हम पढ़ते हैं, इस स्लैश को मान लीजिए, इसको हम पढ़ते हैं कुछ इस तरह से, गिवन दैट। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ए when B has already occurred, or in other words probability of happening of A when it is given that B has already occurred। तो इसको इस तरह से पढ़ा जाता है, और छोटी मोटी भाषा में हम समझ लें, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकालनी पड़ती है जब हमें ये ऑलरेडी दिया गया होता है कि इवेंट बी अकर हो चुका है। इस तरह की प्रोबेबिलिटी को कहा जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। ठीक, तो हमने दो तरह की प्रोबेबिलिटी समझ ली यहाँ पर, एक समझ ली ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी और एक समझ ली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब इसी बात को थोड़ा और आगे ले जाते हैं और समझते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए एक्सप्रेशन क्या होती है। यानी कि अगर मुझे पी ए गिवन दैट बी ये निकालना है, इसको मैं बोला करूँगा पी ए स्लैश बी, राइट। तो बार बार ये गिवन दैट ना बोलना पड़े मुझे, पी ए स्लैश बी मुझे निकालना है, तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या है? तो इसके लिए जो एक्सप्रेशन है मैथमेटिकल, वो ये है कि पी ए स्लैश बी इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, राइट। इसको मैं कह देता हूँ मेरी इक्वेशन नंबर 1। क्या ये इक्वेशन कहती है कि अगर आपको पी ए गिवन बी निकालना है या पी ए स्लैश बी निकालना है, इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड ये निकालना है, तो फर्स्ट यू विल हैव टू आइडेंटिफाई और यू विल हैव टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurring of A and B together, and then you will divide it by probability of happening of B. So in this way you can get P A by B, right? Similarly, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि P B by A क्या होगा, तो सिमेट्रिकली जैसे हमने इसके लिए निकाला था, इसी के लिए आपको बताया था कि पी ए स्लैश बी पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी होता है, तो सिमेट्रिकली अगर अपन देखें तो पी बी बाई ए कितना हो जाएगा? पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। इस इक्वेशन को मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ इन दोनों इक्वेशंस को 1/2 कर दे रहा हूँ, यानी 1 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो क्या आएगा देख लेते हैं। ये आएगा आपका पी ए गिवन बी, पी ए स्लैश बी इक्वल्स टू पी बी बाय, तो इनका थोड़ा सब्सटीट्यूशन करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। देखो पी ए इंटरसेक्शन बी और पी बी इंटरसेक्शन है, दोनों एक ही बातें होती हैं, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। और पी ए स्लैश बी कितना हो जाएगा? पी ए स्लैश बी इक्वल्स टू पी बी बाय ए इंटू पी ए अपॉन पी बी। इसको मैं एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ।
ये जो एक्सप्रेशन आपकी निकल के आई, जो मैंने इस बॉक्स में बंद कर रखी है, ये कहलाती है आपकी बेशियन थ्योरम। अब बात करते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, सबसे पहला सिग्निफिकेंस तो ये है कि अगर आपको PA/B निकालना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ A निकालना है जब आपको B दे रखा है, राइट, और अगर आपको इसको निकालना बहुत मुश्किल पड़ रहा है, आपको नहीं पता इसे कैसे निकालेंगे, PA/B कैसे निकालेंगे, तो बेशियन थ्योरम कहती है कोई बात नहीं, अगर आपको PA/B पता नहीं है या PA/B पता नहीं है, लेकिन आपको PB/A पता है और PA और PB ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज भी पता है, तो आप PA/B निकाल सकते हैं। ये सीधा सीधा मतलब है इस बेशियन थ्योरम का, राइट। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इसका जो मेन इम्पोर्टेंस है वो ये है कि कई केसेस में हमें A/B PA/B निकालना होता है और हम PA/B निकाल भी सकते हैं, लेकिन ये निकालना बहुत कॉस्टली होता है। लेकिन हम देखते हैं कि PA/B निकालना कॉस्टली होता है, लेकिन PB/A निकालना कॉस्टली नहीं होता। ऐसे मैं कह देता हूँ कि ये थोड़ा चीप पड़ता है हमें। तो ये इसका एडवांटेज है बेशियन थ्योरम का। इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड PA/B, then go for PB/A, and using this Bayesian theorem you can get PA/B। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको थोड़ा कैसे करेंगे हम लोग, है ना। रियल लाइफ एक एग्जांपल लेने की सोचते हैं कि कैसे होता होगा और इसको निकालने की सोचते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि आपको अब थोड़ा आइडिया तो लग गया होगा PA/B और PA/B क्या होता है ना। तो थोड़ा सा एक बार चलो और देख लेते हैं कि PA/B कैसे निकालेंगे। एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। मान लो ये मेरे पास कुछ डेटा इस तरह का है, कुछ वेदर है, और यहाँ पर मैं बताता हूँ कि आज खेल हुआ या नहीं हुआ, राइट। तो ये मेरे पास डेटा है पिछले कुछ दिनों का। तो समझ लो एक दिन जो वेदर था वो सनी था और उस दिन खेल हुआ था, यस। एक दिन वेदर रेनी था लेकिन खेल नहीं हुआ था क्योंकि बरसात हो रही थी, तो खेल कैसे होगा। फिर एक दिन वेदर सनी था, यस, खेल हुआ। फिर एक दिन वेदर रेनी था लेकिन फिर भी खेल हुआ, राइट। और एक दिन वेदर सनी था मगर खेल नहीं हो पाया। होता है, अक्सर ऐसा हो जाता है। कभी कभी हम बारिश में भी खेल लेते हैं और कभी कभी मौसम अच्छा होता है तब भी नहीं खेलते। कोई फेवरेट सीरियल आ रहा होता है हमारा टीवी पे तो हम उसे नहीं खेलते। तो दिस इज़ द डेटा दैट वी हैव विद अस। और अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्ले, यानी आज खेल हुआ, I mean rather I should have said that the probability of yes instead of play. Probability of yes given that it is sunny। ये आपसे मैं निकालने को कहता हूँ, तो आप इस डेटा से कैसे निकालेंगे भाई? क्या निकालना है मुझे? प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, यानी खेल होने की प्रोबेबिलिटी जब वेदर सनी दिया गया है। तो इसको निकालने का तरीका है भाई, यहाँ से मैं वो सारे इंस्टेंसेस देखूंगा जिसमें वेदर सनी है। तो एक ये इंस्टेंस है, एक ये इंस्टेंस है, एक ये इंस्टेंस है। 3 इंस्टेंसेस ऐसे हैं जहाँ पर वेदर सनी है, ठीक। तो डिनोमिनेटर में आ गया 3। अब मैं देखूंगा यहाँ पर ऐसे कौन से इंस्टेंसेस हैं इन तीनों में से जिनमें खेल हुआ है, यानी देयर इज़ ए यस फॉर प्ले। तो मैं देखता हूँ यहाँ ऐसा सिर्फ 2 बार हुआ है, तीसरी बार तो हुआ नहीं है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 2 आउट ऑफ 3। तो ये आ गई मेरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस गिवन दैट इट इज सनी। ठीक है भाई। अब इसके अगेंस्ट अगर मैं आपसे पूछता कि आप बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ यस एंड सनी, यानी अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ यस एंड सनी, राइट। तो इसे कैसे निकालेंगे? देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना तो सीख लिया हमने कैसे निकालते थे। केवल हम सनी वाले इंस्टेंसेस यहाँ से निकाल लेते थे। PS गिवन दैट सनी निकालना है तो सनी वाले इंस्टेंसेस देख लिए, टोटल आ गए 3, तो डिनोमिनेटर में लिख दिया 3। उसमें उन तीनों में से यस वाले कितने हैं वो पता आइडेंटिफाई किए, निकले 2, तो न्यूमरेटर में लिख दिया 2। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालना है यस और सनी की, तो आप इसमें से वो वाले इंस्टेंसेस देखेंगे, इन सारे इंस्टेंसेस में से, कि जहाँ पर सनी भी है और यस भी है। तो देखो, एक बार तो इधर है, एक बार इधर है, लेकिन इस बार और कहीं नहीं है। यहाँ पर सनी नो है तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे, राइट। सो ऑल टुगेदर 1 2 3 4 5 ऑल टुगेदर देयर आर 5 इंस्टेंसेस। तो डिनोमिनेटर में आएगा 5, और उसमें से फेवरेबल कितने हैं जहाँ यस भी है और सनी भी है? तो ऐसे आप देखोगे दे आर 2 इंस्टेंसेस,
ठीक, तो ये हो गई हमारी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। तो आपने यहाँ पर फर्क देखा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और करस्पॉन्डिंग ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम इसको निकालते हैं तो यहाँ से आएगा लगभग 0.6 और इसके निकालते हैं तो 0.4। तो आप देखोगे कि ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से कम आती है। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स आई कैन से देयर इज मोर अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड विथ ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी एंड लेस अनसर्टेनिटी या फिर मोर नॉलेज involved with conditional probability। ठीक, तो अनसर्टेनिटी कम होगी तो नॉलेज ज्यादा होगी। तो आप देखोगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अनसर्टेनिटी कम होती है तो नॉलेज भी यहाँ पर ज्यादा होती है। तो ये था हमारा एनालिसिस, कह सकते हैं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, और ये थी हमारी बेशियन थ्योरम। तो आप यहाँ से समझ भी गए होंगे कि क्या डिफरेंस था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी में, और ये जो बेशियन थ्योरम है ये क्या कहती है। ठीक है भाई, तो अब मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूँ। अब ये सब चीज़ें क्लियर हैं। यहाँ से देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती थी, उसके लिए एक्सप्रेशन थी पी बी बाय ए इक्वल्स टू पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। तो बी इंटरसेक्शन ए और पी बी बाय ए में क्या डिफरेंस होता है ये अब हम समझते हैं, राइट। तो अब इसी बेशियन थ्योरम की और बात कर लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसका। मान लीजिए मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं एक ब्रेक थ्रू के बिल्कुल नज़दीक हूँ, एक ब्रेक थ्रू डिस्कवरी या इन्वेंशन के बिल्कुल नज़दीक हूँ, और उस इन्वेंशन को पुख्ता करने के लिए, फाइनलाइज करने के लिए मुझे इस प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यानी फीवर, या मैं फीवर ही लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फीवर गिवन दैट PC is less than 80। So what is PC? PC is platelet count। तो मैं कोई ड्रग के ऊपर डिस्कवरी कर रहा हूँ या एक डिसीज़ के ऊपर डिस्कवरी कर रहा हूँ और उसको मुझे पुख्ता करने के लिए इस चीज़ की ज़रूरत है। मुझे ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि क्या होगी इंडियंस में या किसी स्टेट में या किसी जगह के लोगों के लिए, कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन कैचेज अ फीवर when it is already given that his or her platelet count is less than 80। तो platelet count कैसे पता लगाते हैं, आपके ब्लड का सैंपल लेते हैं और उस पर कुछ टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो उससे प्लेटलेट काउंट्स पता पड़ते हैं आपके ब्लड में कितना है। फीवर को कैसे पता करते हैं, बड़ा आसान है, जो आपका थर्मल सेंसर होता है, थर्मामीटर आजकल फटाफट गन वाला जो होता है, तो फटाफट फीवर भी नाप लेते हैं। तो ये थोड़ा सा इजी काम है फीवर को नापना, लेकिन ये प्लेटलेट काउंट्स पता लगाना थोड़ा कठिन काम है, क्योंकि आपको ब्लड का सैंपल लेना पड़ेगा, लैब में टेस्ट करना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग भी है, पैसा भी लगता है इसमें ज़्यादा, राइट। तो ये हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसे कैसे निकालेंगे, मैं आपको 1000 लोगों का सैंपल दे देता हूँ, ये लो 1000 लोग, इनके ऊपर आप इस जो आपका टेस्ट है इसे परफॉर्म करो और प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो कैसे निकालूंगा मैं, ये पी फीवर बाय पी एफ बाय पी सी, मैं 1000 लोगों का ब्लड सैंपल लूँगा, ठीक, उनका प्लेटलेट काउंट निकालूंगा। सपोज उनमें से 600 लोग ऐसे थे जिनका प्लेटलेट काउंट 80 से कम आ गया, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में हो गया मेरा 600, ठीक। अब इसमें से मुझे वो लोग निकालने हैं जिन लोगों को फीवर है। तो इन 600 में से ज़रूरी थोड़ी ना जो 600 जिनका प्लेटलेट काउंट कम है सबको ही फीवर होगा, मान लेते हैं 200 लोगों को फीवर था। तो ये आ गई मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय पी सी इक्वल्स टू 2/6 या फिर 1/3, ठीक। तो आपने देखा कि ये मैंने निकाली, लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, इसके लिए मैंने आपको 1000 लोगों का सैंपल दिया था। अगर आप f बाय पी सी सीधा सीधा निकालेंगे तो आपको 1000 लोगों का प्लेटलेट काउंट निकालना पड़ेगा, यानी 1000 लोगों का ब्लड सैंपल लेना पड़ेगा, उनका लैब में टेस्ट करना पड़ेगा प्लेटलेट काउंट के लिए, और फिर उनमें से आप देखोगे कितने लोगों को फीवर है, तब आप ये निकाल दोगे पी एफ बाय पी सी कितना निकलेगा, 1/3, राइट। अब इसके अगेंस्ट अगर हम बेशियन थ्योरम यूज कर रहे होते तो मैं इस पी एफ बाय पी सी को निकालने के लिए यहां पर मैं कर लेता हूं पी एफ बाय पी सी, दिस इज इक्वल्स टू पी सी लेस देन 80 बाय एफ इंटू पी एफ अपॉन पी पी सी। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करता तो मुझे क्या करना पड़ता, आई जस्ट हैव टू फाइंड आउट कि व्हाट इज माय, मुझे ये प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती पी सी बाय एफ। तो अब पी सी बाय एफ कैसे निकालते, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता, 1000 लोगों का सैंपल था तो 1000 लोगों का थर्मामीटर से टेम्परेचर लेना पड़ता। अब 1000 लोगों का थर्मामीटर से टेम्परेचर लेना आसान है, सस्ता है और कम समय में हो जाएगा, क्योंकि वो गन है, फटाफट उनके कान के पास में लगाता या माथे पे लगाता जाता, सबका नोट करता जाता। तो मान लेते हैं यहाँ से कुछ x लोगों का
आपका निकल के आ गया जिनका फीवर आपका ऑलरेडी जिनको फीवर था। तो ये हमारा x क्या हो जाता है यहाँ पर, डिनोमिनेटर हो जाता। फिर उन x लोगों में से उन x लोगों का मैं प्लेटलेट काउंट चेक करता। तो ये x डेफिनेटली 1000 तो नहीं होगा, मान लो 1000 लोगों को तो फीवर नहीं निकलेगा, उसमें से मान लेते 700 लोगों को फीवर निकलता, तो मैं यहाँ पर x इक्वल्स टू हो जाता 700। तो सिर्फ इन 700 लोगों का मैं प्लेटलेट काउंट चेक करता, राइट, और इस फॉर्मूले में वैल्यूज रख के ये निकाल देता। तो मोटा मोटा अगर देखें हम, तो जो आपकी बेशियन थ्योरम है ये आपका पैसा बचाती है। कैसे पैसा बचाती है? क्योंकि कई केसेस में ये PA बाय B होता है, ये निकालना कठिन होता है क्योंकि B निकालना बहुत महंगा होता है, लेकिन ये निकालना, ये A जो है आपका, ये वाले इवेंट को डिटरमाइन करना आसान होता है B की अपेक्षा, और सस्ता भी होता है। तो ऐसे केसेस में हम बेशियन थ्योरम का यूज़ कर लेते हैं, और अगर इसे ठीक तरीके से यूज़ किया जाए, बुद्धिमानी से यूज़ किया जाए, तो आप एक सिग्निफिकेंट अमाउंट अपनी रिसर्च के दौरान या जिस भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं उसका बचा सकते हैं। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बेशियन थ्योरम। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि PB बाई ए निकाल लिया आपने, ये PA बाई BB या फिर यहाँ PF बाई PC ये कैसे निकालेंगे? तो भाई ये वाली प्रोबेबिलिटीज़ हम मान के चलते हैं कि हमें पहले से ही पता है, ठीक। इन्हें कहा जाता है प्रायरी प्रोबेबिलिटीज़, प्रायरी प्रोबेबिलिटीज़। इसको कहा जाता है पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, POSTERIOR, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, ये प्रायरी प्रोबेबिलिटी। तो ये हमें पहले से ही पता होती है, इनका अंदाज़ा होता है, इन्हें निकालना आसान होता है। तो सारी जो गड़बड़ है, जो मेहनत है, वो होती है आपकी यहाँ पर, ठीक। PF का क्या मतलब है? अमूमन किसी एक व्यक्ति को बुखार है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? बड़ा आसान है, ये तो WHO भी बता देगा शायद कि किसी के टोटल पॉपुलेशन अगर किसी देश की इतनी है तो अमूमन इतने लोगों को एट ए टाइम बुखार रहता है। तो ये अगर डेटा है हमारे पास तो हम PF आसानी से निकाल सकते हैं ना। प्लेटलेट काउंट्स की बात करें तो ये भी पता पड़ जाएगा कि लगभग इतने लोगों के प्लेटलेट काउंट्स कम चल रहे होते हैं, इतने लोगों में हीमोग्लोबिन कम होता है भारत में। तो ये एक जनरल डेटा है जो हमें पहले से पता हो सकता है, राइट। लेकिन ये डेटा ये हमें निकालना होता है अपने गिवन सैंपल में से, और ये निकालना कई बार कॉस्टली होता है। तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? बेशियन थ्योरम। तो इस पूरे डिस्कशन से आपने सीखा कि बेशियन थ्योरम का क्या इंपॉर्टेंस है, और ये क्या होती है, इसे कैसे डिराइव करते हैं, और इसका जब एक्सप्रेशन निकालते हैं तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और जॉइंट प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत होती है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और जॉइंट प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती हैं, क्या डिफरेंस होता है, इसे एक एग्जांपल से समझा। इसके बाद इसका इंपॉर्टेंस समझा रियल लाइफ में, एक आप कह सकते हैं एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू के एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, थैंक यू। तो मैं समझता हूँ काफ़ी कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे आपके। अगर आपको ऐसे कंसेप्ट पसंद आते हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे और कॉन्सेप्ट भी बनाए जाएं, तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।